गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कुछ रीड करने के लिए दिया था, किया था रीड एज एक्सपेक्टेड। अभी बताओ, कल मैंने कुछ रीड करने के लिए दिया था आपको। मैं ही सेट कर लूं रिमाइंडर भी, किस चीज का? अच्छा, मैं सबको बताऊं एक एक को कि आपने किया कि नहीं किया, और किया कर लो कि ना किया तो फिर आप कहोगे सर आधे घंटे बाद फिर याद दिलाना, अभी तो हम गेम खेलने बिजी है ना। सही सिस्टम है, मैं ही याद दिलाता रहूं। बताना एक बार किस किसने रीड किया है? किसी ने नहीं किया? यहां से तो उम्मीद भी नहीं। मैंने कल कुछ होमवर्क में रीड करने के लिए भी दिया था, देखो लिखा हुआ है। बिल्कुल ही निकम्मे हो सारे के सारे। वर्ड्स का चयन थोड़ा सा सोच समझ के किया करो। आपके शब्दों का चयन ठीक नहीं था। खैर, मार्जिनल कॉस्टिंग करे थे हम कल। मैंने आपको जो है कंपेयर करवाया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो है क्या डिफरेंस है। मेन जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का, या जब भी हम किसी यूनिट की कॉस्ट पूछते हैं तो हम सिर्फ कौन सी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को। इसमें हम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट शामिल नहीं करते। जबकि जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल भी देखनी होती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी देखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मेथड में मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को क्या मानते हैं? पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मतलब वो जस्ट एक पीरियड की कॉस्ट है, उसका वॉल्यूम के साथ, प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हेंस हम उसे इसी साल में प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर देते हैं, प्रॉफिट में पूरा का पूरा एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर देते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो बट जाता है, जितनी भी यूनिट हुई है प्रोड्यूस्ड उनमें, तो उसकी वजह से ये क्लोजिंग स्टॉक में भी चला जाता है और मे बी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाए आपका फिक्स्ड ओवर है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट शीट बना रहे थे, सिंपल फॉर्मेट जो हमें फॉलो करना था, ऐसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग का भी एक फॉर्मेट है जिसमें सिंपली हमें क्या करना होता है? सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सारी वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हो, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी की सारी माइनस कर दी जाएंगी। तो जो फिगर निकल के आता है, मार्जिन निकल के आता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? कंट्रीब्यूशन। यहां से जो हमारे पास निकल के आया उसे हमने नाम दिया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से क्या हमने सारे कॉस्ट माइनस कर दिए? नहीं, अभी हमने जस्ट वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है। अभी हमें कौन सी माइनस करनी पड़ेगी? फिक्स्ड कॉस्ट सारी की सारी माइनस करनी पड़ेगी। वो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है? हमारा नेट प्रॉफिट। ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है मार्जिनल कॉस्टिंग में। बस यही चीज है, हमें जो है एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास, जैसे
कॉस्ट शीट में एक फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का, वैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट है, या ये चीजें हैं जो हमें मेन जो करनी है क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास मेरी सेल्स प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, तो उससे मेरे कंट्रीब्यूशन पे और नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मेरा सेल्स प्राइस बढ़ जाए, कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन मेरी सेलिंग वैल्यू बढ़ जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे कंट्रीब्यूशन पे और नेट प्रॉफिट पे? अगर सेल ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है मार्जिन भी ज्यादा होगा, तो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अपोजिट साइड करें तो सेल्स कम हो जाए, कॉस्ट सेम रहे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, मेरे कंट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट के बढ़ने से क्या कंट्रीब्यूशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट बाद में माइनस की जाती है कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट था। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने के लिए दी थी, एक बार मैं जल्दी से रिकैप करवा देता हूं कि इसमें है क्या क्या। सबसे पहली बात, जब हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैंने मेरी सारी कॉस्ट को दो कैटेगरीज में बांटा है, हाँ या ना? कौन कौन सी दो कैटेगरी? मेरे जितने भी एक्सपेंस हो सकते हैं, जितनी भी कॉस्ट हो सकती है, मैंने उन्हें दो कैटेगरी में बना दिया। कौन कौन सी में? वेरिएबल में और फिक्स में। दैट मींस मैंने माना है कि मेरी दो टाइप की कॉस्ट है, फिक्स और वेरिएबल। अच्छा, सेमी वेरिएबल आएगी तो क्या करेंगे? उसे भी बांट देंगे, फिक्स पोर्शन फिक्स में चला जाएगा और वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल में आ जाएगा। दैट मींस हमारे पास कॉस्ट की दो कैटेगरी है, फिक्स और वेरिएबल। ठीक है। सेकेंड, वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम यही मानते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? वेरिएबल कॉस्ट पे। फिक्स्ड कॉस्ट को कभी भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल नहीं करते। थर्ड, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन करनी हो चाहे फिनिश गुड्स की, हमेशा किस पे की जाएगी? एट मार्जिनल कॉस्ट। हमेशा एट मार्जिनल कॉस्ट पे इसको वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। क्या हम कल जब मैंने आपको एग्जांपल करवाया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली, क्या मैंने उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को शामिल किया या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वैल्यू किया था? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं। ठीक है, इसलिए उसी साल उसे P&L में हम चार्ज कर देते हैं। प्राइस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जब मुझे सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होगा तो मैं किसके कंपैरिजन में करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर करते हुए, बिकॉज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ही है जो मेरे पास फिगर अवेलेबल होगा। तो सपोज मेरी मार्जिनल कॉस्ट 14 आई है, तो मैं सेलिंग प्राइस भी इसी के रेफरेंस में तय करूंगा कि हाँ 14 में मेरा प्रोडक्शन बन रहा है या हो रहा है, तो हेंस मैं इसे 15 में या 16 में बेच सकता हूँ। तो यानी कि प्राइस डिटरमिनेशन के लिए भी आप सिर्फ किसको कंसीडर करते हो? अपनी मार्जिनल कॉस्ट को, या आप कह सकते हो वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, हालांकि किसकी ड्रॉबैक भी है, बिकॉज आपने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया। मैं एग्जांपल देता हूं ये ड्रॉबैक कैसे है। मान लो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है 14 रुपए का पर यूनिट। ठीक है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 2 लाख रुपए की, एंड मेरा आउटपुट है मान लो 50,000 यूनिट्स का। अब आपने क्या कहा कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट 14 है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सेलिंग प्राइस 16 रख देता हूं। आपको तो प्रॉफिट ही दिखेगा, आपको लग रहा है 14 की कॉस्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज की आपकी कॉस्ट तो आ रही 14 और आप बेच रहे हो 16 में, तो क्या कहोगे? प्रॉफिट है, लॉस है? अभी सिचुएशन नीचे वाले डिटेल मत देखो, एक बार के लिए बताओ। अगर आपको मैं कहूं कि आपकी कॉस्ट 14 है एंड आपका सेलिंग प्राइस 16 है, तो आप क्या कहोगे? 2 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट है। लेकिन सही सेंस में जब आप देखोगे तो 2 रुपए का कमाई करके भी आप 50,000 यूनिट पे 1 लाख कमा पाओगे, जबकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होने बाकी थे। तो आपको इन सब्सटेंस 1 लाख का क्या हो जाएगा? तो क्या आपको अपने फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर करना चाहिए या नहीं व्हाइल डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस? आपको वो भी तो रिकवर करने हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये रिकवर करने हैं, 4 रुपए तो एक्स्ट्रा लेने चाहिए पर यूनिट। दैट मींस आपके पास 18 रुपए का सेलिंग प्राइस तो होना चाहिए। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में हम ये कंसीडर नहीं करते। हम जस्ट क्या करते हैं, हमारी मार्जिनल कॉस्ट देख लेते हैं और उसी के हिसाब से सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है और आप कह सकते हैं एक टाइप से ड्रॉबैक भी है, एक इसका जो है डिसएडवांटेज है। हालांकि ये फायदेमंद भी रहता है, बिकॉज ये सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन कई बार ये लॉस की वजह भी बन सकती है। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। लास्ट वन, प्राइस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी क्या होता है। प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट पे चार्ज किए जाते हैं। यानी कि जब आप कॉस्ट डिटरमाइन करते हो तो वेरिएबल भी और फिक्स भी, दोनों को कॉस्ट का पार्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ठीक है, तो ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया सेल्स,
माइनस वेरिएबल कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, तो फिगर निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से जब हम फिक्स्ड या पीरियड कॉस्ट माइनस करते तो हमारे पास फिगर निकल के आएगा नेट प्रॉफिट का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो वर्ड्स हैं, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट, और एक है इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशियल कॉस्ट। इनमें मीनिंग का वर्ड्स में डिफरेंस देखना है, तो जस्ट मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनानी हो अगर हमें, तो क्या एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। और ये मार्जिनल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। डायरेक्ट कॉस्ट भी मोर और लेस वही होती है। डायरेक्ट कॉस्ट भी मोर और लेस वही होती है, बस फर्क थोड़ा सा है, कहीं कहीं जगह पे फर्क आ जाता है, मैक्सिमम जगह पे दोनों चीजें सेम होंगी, बस एक दो जगह पे फर्क आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, और मान लीजिए आप 10,000 यूनिट्स ऑलरेडी बना रहे हो, 10,000 यूनिट बना रहे हो, आपका फिलहाल जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपीज पर यूनिट का। आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, सपोज रेंट लग रहा है आपका एंटायर फैक्ट्री का, वो लग रहा है 50,000 रुपए, या मान लो जो भी मशीनों का खर्चा है, कुछ भी खर्चा है, आपका 50,000 लग रहा है। ठीक है, आप मान लो इसमें एक मशीन हायर पे लेते हो, किराए पे लेते हो, और उस मशीन के हायरिंग चार्ज है मान लो 2,000 रुपए, और इस मशीन की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की। इस मशीन की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की, आप इसके हायरिंग चार्ज पे कर रहे हो 2,000। अब मैं एक एडिशनल यूनिट बनाना चाहता हूं, वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट बनाना चाहता हूं मैं। वो मशीन 10,000 से ऊपर नहीं बना सकती। ठीक है, मशीन 10,000 ही बना सकती है। मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा और बनाना चाहूं, तो मुझे बताओ क्या खर्चा मुझे और करना पड़ेगा। क्या इस एक यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए लगेगा या नहीं लगेगा? ये तो लगना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, हर यूनिट के ऊपर 10 लगेगा ही लगेगा, जितनी प्रोड्यूस कर लो। तो मैं चाहता हूं एक एडिशनल यूनिट बनाऊं, तो ये 10 रुपए तो लगेगा, और बताना क्या लगेगा। क्या रेंट के भी 2,000 और लगाने पड़ेंगे या नहीं? तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से आपको कितना खर्चा करना पड़ा? 2,010 का करना पड़ा, आया ना? क्या ये क्लियर है सभी को? 10 रुपए तो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी, और 2,000 की मुझे एक मशीन भी किराए पे लानी पड़ेगी, तो मेरा जो खर्चा होगा एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का वो 2,010 होगा। क्या ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हो आप? क्या ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है? इसे सही मायने में मार्जिनल कॉस्ट नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे आपके स्केल भी चेंज हुई है, बिकॉज आपको एक नई मशीन किराए पे लानी पड़ी है, तो ये सही मायने में मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। लेकिन क्या इसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में वैसे कोई फर्क नहीं होता, 99% केसेस में वो सेम रहेगी। बस कहां पे फर्क आ जाएगा? जहां पे स्केल चेंज हो रहा होगा, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ कौन सी कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है? वेरिएबल कॉस्ट को, और यहाँ पे हमने किसको भी शामिल कर लिया? फिक्स्ड कॉस्ट को। तो दोनों ही एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट को शो करते हैं, लेकिन मार्जिनल सिर्फ वेरिएबल पोर्शन के लिए होता है, और डायरेक्ट में वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स का इंक्रीमेंट भी देखा जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आपसे कहा जाए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो आप मार्जिनल कॉस्ट कितनी बताओगे? 10 रुपए ही बताओगे मार्जिनल कॉस्ट, सिर्फ वेरिएबल पोर्शन के लिए। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट वैसे हर केस में लगभग सेम होती है, 99% केसेस में सेम होती है। बस ऐसे केसेस में फर्क आ सकता है जहां पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाए उस एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से, तब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अदरवाइज दोनों सेम रहते हैं। अगर मुझे यहाँ पे नई मशीन किराए पे नहीं लेनी पड़ती और उसी मशीन से काम चल जाता, तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती? सिर्फ 10 रुपए ही आती। तो वो 10 रुपए ही मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और वो 10 रुपए ही मेरी मार्जिनल कॉस्ट भी होती है। ठीक है, वेरिएबल सॉरी मार्जिनल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में फर्क क्या है? आया ना? इतने सारे बैठे हो फिर भी आवाज नहीं आई। देखो शालू, यहाँ पे इन्होंने कहा है आपके पास दो वर्ड्स है, एक तो है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, तो वो आपकी यहाँ पे 10 है, बिकॉज ये 2,000 जो हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं मशीन के लिए, वो मशीन का एक टाइप से आपका फिक्स्ड खर्चा है, हर यूनिट के साथ नहीं बदलेगा। आप एक बार 2,000 की मशीन ले आओगे, 10,000 का प्रोडक्शन और कर सकते हो आप उससे। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10 है।
लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की, तो उसमें हमें इंक्रीज देखना होता है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट में हो चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट में हो। तो 10 रुपए तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट में भी इंक्रीज हुआ है 2000, तो डायरेक्ट कॉस्ट 2010 होगी, जबकि आपकी मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए लिए जाएंगे। फोटो किसने ली है? ये आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशियल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीमेंटल मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो। तो बेसिकली इंक्रीमेंटल का मतलब होता है जब भी आप एक लोअर लेवल के प्रोडक्शन से अपर लेवल की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे आप जब कॉस्ट की इंक्रीज देखोगे तो वो होती है आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, वो आपकी होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज के साथ आपका जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से कितनी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन कॉस्ट, वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाती है। यानी कि आपने ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दिया तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई। मैं कहता हूं कि अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट आती है 5 लाख रुपए की, और अगर मैं 11,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट आएगी 5,25,000 रुपए की। तो यहाँ पे मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? 25,000। 1000 यूनिट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी आई? 25,000 रुपए। ये होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। वर्सेस डिफरेंशियल कॉस्ट होती है दो अल्टरनेटिव्स पे, दो दो अलग अलग अल्टरनेटिव्स की कॉस्ट देखना, दो अलग अलग अल्टरनेटिव्स की कॉस्ट देखना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मशीनों से प्रोडक्शन करूं तो मेरी कॉस्ट आएगी 5 लाख की, और अगर मैं लेबर का इस्तेमाल करूं तो मेरी कॉस्ट आएगी 6 लाख की। दोनों केस में मैंने प्रोडक्शन सेम लिया है, दोनों केस में मैंने प्रोडक्शन लिया है 10,000 यूनिट का। तो दोनों केस में मैंने प्रोडक्शन लिया 10,000 यूनिट का। एक में मैंने कहा मशीनों से बनाए तो 5 लाख की कॉस्ट आएगी, दूसरे में मैंने कहा लेबर से प्रोडक्शन किया जाए, मजदूरों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाए तो कॉस्ट आएगी 6 लाख की। तो यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग ऑप्शन में जो डिफरेंसेस आता है कॉस्ट का, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। यानी कि दो ऑप्शंस हैं, उनमें से अगर आप एक ऑप्ट करते हो तो दूसरे कंपैरिजन में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है सेम ऑप्शन में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने का क्या खर्चा आएगा, जबकि डिफरेंशियल कॉस्ट में दो अल्टरनेटिव्स को जो है हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट आ गया समझ में? हाँ या ना? हाँ या ना? सिंपल से वर्ड्स हैं, जस्ट इनका मीनिंग हमें समझना था कि इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल क्या होता है। कितनी का क्या हुआ समझ? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ। देखो इंक्रीमेंटल क्या होता है, आप पहले मान लो 1 लाख यूनिट बना रहे थे, अब आपने 1,10,000 यूनिट बनानी स्टार्ट कर दी। पहले कॉस्ट मान लो 5 लाख थी, अब 5.5 लाख आने लगी। तो इंक्रीमेंटल मतलब प्रोडक्शन की इंक्रीज की वजह से क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आई। तो आपने 10,000 से प्रोडक्शन बढ़ाया, एक्स्ट्रा कॉस्ट आई 50,000, ये आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ठीक है, और डिफरेंशियल कॉस्ट होती है तो अलग अलग अल्टरनेटिव में कॉस्ट कंपैरिजन करना। एक आप मशीनों से प्रोडक्शन करो, एक लेबर से प्रोडक्शन करो, तो दोनों में प्रोडक्शन सेम करोगे 10,000 यूनिट का, लेबर में मान लो लगेंगे 6 लाख, मशीनों में लगेंगे मान लो 5 लाख। तो यहाँ पे दो अल्टरनेटिव्स में मशीन से काम करने में 1 लाख का फायदा या 1 लाख की कॉस्ट कम आएगी इन कंपैरिजन टू लेबर। ये डिफरेंशियल कॉस्ट है। मतलब सेम लेवल पर अगर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस कंपेयर किए जाते हैं वो डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, जबकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की कॉस्ट देखते हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। क्या मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है या नहीं? मार्जिनल कॉस्ट को भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कह सकते हो, कह सकते हैं, बस फर्क कितना है, मार्जिनल कॉस्ट में एक्स्ट्रा यूनिट्स कितनी होती है, एक, सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट की देखते हैं, तो वो भी एक टाइप से इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही है। ठीक है, बट ये जो इंक्रीमेंटल वर्ड है इसमें 1 यूनिट भी हो सकती है और 1,000 भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं 1,000 यूनिट की एक्स्ट्रा कॉस्ट देखता हूं तो क्या वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी? नहीं, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा सिंगल यूनिट एक्स्ट्रा बनाने का क्या खर्चा होता है वो देखते हैं। तो ये थे आपके कुछ वर्ड्स। इसके बाद अगेन ये थ्योरी मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, ये रीड कर लेना। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, रिमाइंडर करवाना क्या? आज अभी भर लो अपने फोन में, 5 बजे का भर लो कि 5 बजे हमें जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। खाली ये मत भरना रिमाइंडर कि हाँ कुछ याद रखना है, वरना उस रिमाइंडर को याद रखने के लिए कोई रिमाइंडर डालना पड़ेगा आपको।
तो ये आप एक बार रीड कर लेना। अब प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं आ रही, 1% भी उम्मीद नहीं है कि आप पढ़ के आओगे। मुझे पता है कल को पढ़ाना मुझे ही वापस, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर दूं, साथ साथ थ्योरी चलती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या इसे हम सीवीपी एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, बताया क्या है, मैंने तो रीड किया है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस सीवीपी एनालिसिस, बताया तो कुछ नहीं है। कौन सा नशा करके आए हो रविंद्र सुबह सुबह? नसीब में सस्ता ही है, महंगे वाला तो करना है मत, पेट्रोल से नशा किया है। मुझे लगा उससे क्या नाम है वो जो अपना होता है ना व्हाइटनर, उसकी इंक से करके आए, उससे भी करते हैं, करते हैं उससे भी काफी सारे, सुना है मैंने। जरूरी थोड़ी है कि जो चीज आप करो वो इसी चीज के बारे में आपको पता हो। अब आपको ये पता है कि विराट कोहली को इतने मिलते हैं, आईपीएल की एक टीम खरीदने की इतनी कॉस्ट आती है, आपने कौन सी खरीदी है कभी? जनरल नॉलेज भी कोई चीज होती है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, बस बस रविंदर बस वापस आ जाओ। ये अगरबत्ती वाला कौन है? अगरबत्ती से नशा करते हैं कमलेश्वर, कमलेश्वर कौन से है? खैर जो भी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये हमारा एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है यहीं से है। टॉपिक है क्या? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसे हम सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ये बेसिकली है क्या? ये आपके पास अलग अलग वॉल्यूम पर, वॉल्यूम मतलब अलग अलग क्वांटिटीज पर आउटपुट की, यानी कि सपोज 5000 यूनिट बेचेंगे तो क्या होगा, 6000 यूनिट बेचे तो क्या होगा, दैट मींस अलग अलग वॉल्यूम लिए जाते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज के लेवल लिए जाते हैं, और वहां पे आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कि 5000 यूनिट बना के बेचेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, क्या प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सिमिलर वे में 6000 की जो प्रोडक्शन है या 6000 की यूनिट बेचे तो हम 6000 पे क्या कॉस्ट आएगी, क्या प्रॉफिट आएगा, या 7000 बना के बेचे तो क्या कॉस्ट आएगी, क्या प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या हर बार जरूरी है कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ प्रॉफिट भी बढ़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 6000 के प्रोडक्शन पर ज्यादा प्रॉफिट आ रहा हो और 7000 पे वो कम हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? हो सकता है। कब होगा ऐसा? वेरिएबल तो सेम रहेगी, बल्कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। जैसे रॉ मटेरियल बल्क में परचेज करते हो, सस्ता मिलने लग जाता है, जो आपके पास आपके वर्कर्स हैं उनमें एफिशिएंसी आ जाती है, वो बढ़िया काम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको अगर 6000 यूनिट बनानी है, आपके पास फैक्ट्री लिमिटेड स्पेस वाली है, तो वहां पे हो सकता है आपके पास एडिशनल 1000 यूनिट बनाने के लिए आपको एक पूरी बड़ी फैक्ट्री लेना पड़े, तो जिसकी वजह से आपकी रेंट ज्यादा बढ़ जाए, उतना प्रॉफिट ना बढ़े। तो ऐसा पॉसिबल है कि लोअर लेवल पर प्रॉफिट ज्यादा हो और हायर लेवल पर प्रॉफिट कम हो जाए। ठीक है, क्या ऐसा हर बार होगा या कभी कभी होगा? ज्यादातर आपका लेवल बढ़ने के बाद प्रॉफिट बढ़ता ही है, लेकिन क्या अपोजिट भी हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है पहले से ज्यादा माल बना के बेचने लग जाओ और आपका प्रॉफिट कम हो जाए। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आता है? एग्जांपल देके बताऊं। ठीक है, अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट में हमें यही काम करना है, हमें अलग अलग लेवल पर, अलग अलग वॉल्यूम पर यह समझना है कि कॉस्ट क्या आ रही है और प्रॉफिट क्या आ रहा है। ठीक है, और इसमें जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमें करना होता है वो है बीईपी। क्या होता है बीईपी? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ये हम क्यों निकालना चाहते हैं? बीईपी एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, दैट मींस आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ खर्चे रिकवर हुए, ना तो आप फायदे में हो ना नुकसान में हो। ये हम क्यों निकालना चाहेंगे? एक बिजनेस अपना बीईपी क्यों जानना चाहेगा? ताकि बिजनेस को एक टारगेट पता चल जाए कि कम से कम, देखो आप प्रॉफिट ना कमाओ, चाहे फॉर एग्जांपल एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसका मेन मकसद क्या होगा? प्रॉफिट चाहे हमारा ना हो लेकिन लॉस से बच जाए। ठीक है, हर बिजनेस का ये होता है कि हम कंटिन्यूटी में चलते रहे। इवन मान लो अभी कोरोना के टाइम पे ऑल्दो मार्केट पूरा डिसरप्टेड है, बट स्टिल सभी की क्या एक मेन इंटेंशन चल रही है कि चलो हमें बिजनेस तो हम बंद करके जा नहीं सकते, चाहे हमें प्रॉफिट ना हो लेकिन एटलीस्ट हमारे घर से भी ना लगे, हमें लॉस भी ना हो।
तो सारे अपना बीईपी देखना चाहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट देखना चाहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो एटलीस्ट लॉस भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि वो बीईपी कैसे निकलता है। ठीक है, जो इस सीवीपी एनालिसिस का मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना आपको प्रॉफिट है ना आपको लॉस है। ठीक है, आप चाहोगे कम से कम इतना काम तो हम करें कि हमारे पास बीईपी आ जाए हमारा, दैट मींस लॉस ना हो। अच्छा, बीईपी के आगे जाएंगे, सपोज मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 5000 यूनिट का, इसका मतलब क्या होगा, मेरा बीईपी निकला 5000 यूनिट, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 5000 यूनिट बना के बेच दी तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जीरो, लॉस भी जीरो, प्रॉफिट भी जीरो। 5000 से कम बेचूंगा तो कम, 5000 से कम बेचू तो लॉस होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 4000 यूनिट बेची, मैंने 3000 यूनिट बेची, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। और अगर मैं इससे ज्यादा बेचूं 6000 7000 तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो यानी कि ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। मैं इसे ऐसे ग्राफिकली दिखा सकता हूं, मान लो ये आपका वो पॉइंट है जो बीईपी का है, यहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, जीरो। इससे पीछे क्या होगा आपका, लॉस, और इससे आगे क्या होगा, प्रॉफिट। तो हमारा पहले मेन मकसद होता है इस बीईपी पे है, इस बीईपी के बाद जितना भी एक्स्ट्रा वो अच्छी बात है, भी प्रॉफिट को शो कर रहा है, कम से कम हम बीईपी पे तो जरूर पहुंचे। ठीक है, तो ये सीवीपी एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें करना होता है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है वो हमारे लिए समझना जरूरी है। तो सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, इट इज द एनालिसिस ऑफ तीन फैक्टर्स, तीन वेरिएबल्स का एनालिसिस करना है, वॉल्यूम पे, कॉस्ट का और प्रॉफिट का। ठीक है, एक्सप्लोर्स रिलेशन इन कॉस्ट, रेवेन्यू, एक्टिविटी लेवल एंड प्रॉफिट। मेन मकसद जो सीवीपी एनालिसिस का होता है वो ये होता है कि अलग अलग लेवल पर क्या कॉस्ट आएगी और क्या आपका प्रॉफिट निकल कर आए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको एक फॉर्मेट बताया था जो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉलो करना होता है, वो क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, क्या प्रोडक्शन रिलेटेड या सारी, सारी, चाहे सेल्स से रिलेटेड हो चाहे प्रोडक्शन रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी क्या चाहिए वो वेरिएबल। जब हम कॉस्ट शीट बना रहे थे ना तो हम फंक्शनल बेसिस पे खर्चों को बांट रहे थे, मतलब हमने कहा था कि ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये डायरेक्ट खर्चा है, ये ऑफिस का खर्चा है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, हमने फंक्शनल बेसिस पे बांटा था। यहाँ पे हम उसे कैसे बांटेंगे, आइदर वेरिएबल है या फिर फिक्स है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि प्रोडक्शन का है सेलिंग का है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, वेरिएबल है फिर फिक्स है। तो जब मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन बेसिकली आपके मार्जिन को ही शो करता है कि ग्रॉस मार्जिन क्या है आपके प्रोडक्ट में, और इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। तो मेरे पास क्या निकल आएगा, मेरा नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब एक बार बताओ, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे ब्रेक इवन चाहिए, तो ब्रेक इवन के केस में नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, जीरो। तो मतलब ब्रेक इवन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन मेरी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है, हाँ या ना। ऑब्वियसली बात है, आप ब्रेक इवन चाहते हो, दैट मींस यहाँ पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, दैट मींस जीरो रिजल्ट आए। वो कब आएगा, जब आपका कंट्रीब्यूशन वो है वो किसके इक्वल हो, फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो। यानी कि आप कह सकते हो एट बीईपी आपकी ये दोनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि मेरा बीईपी कैसे निकलेगा, अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। अगर मैं अपने कंट्रीब्यूशन से, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, 3 या 4 फॉर्मूले आपके एक टाइप से कवर हो जाएंगे और आपका चैप्टर का काफी मेजर पोर्शन एक लाइन में कवर हो जाएगा। अगर मैं मेरे कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लूं तो क्या मेरा बीईपी आ जाएगा या नहीं। मैं कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लूं तो क्या मेरा बीईपी आ जाएगा या नहीं। ठीक है, मान लो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट अगर 2 लाख की है तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 लाख कमाना पड़ेगा। अगर मेरी 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है तो अगर मैं 2 लाख का कंट्रीब्यूशन कमा लेता हूं तो क्या मेरी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा पर यूनिट 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन रहता है, मार्जिन रहता है, एक यूनिट पे मेरा 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन रहता है, मार्जिन रहता है एक यूनिट पे, तो मुझे बताना मेरी 2 लाख की अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो मुझे कितने यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, बताओ। अगर मेरा एक यूनिट से 10 रुपए का मार्जिन है और मैं कह रहा हूं मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है तो मुझे 2 लाख का ही कंट्रीब्यूशन भी चाहिए।
तो एक यूनिट पे अगर मैं 10 कमाता हूं तो कितने यूनिट्स बेचूं कि मुझे 2 लाख का कंट्रीब्यूशन मिल जाए? ऑब्वियसली बात है, एटलीस्ट 20,000 यूनिट बेचने पर मेरे पास मेरा जो है 2 लाख का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी 2 लाख है, हेंस मेरा जो प्रॉफिट है कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्या ये 20,000 ही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है? समझ में आ गया? तो बेसिकली यहां पे मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। वो फॉर्मूला क्या बना? ब्रेक इवन पॉइंट्स, अगर ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो कैसे निकाला मैंने बताना। अगर आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट जो भी आपको टोटल रिकवर करना है उसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो तो क्या आपका बीईपी निकल आता है या नहीं? रटने की बात नहीं है, समझो लॉजिकली। मुझे क्या रिकवर करना है? फिक्स्ड कॉस्ट। एक यूनिट से मैं क्या कमा लेता हूं तो पता चल जाएगा, ऑब्वियसली बात है कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी। मैं कहता हूं मुझे 2 लाख रुपए रिकवर करने हैं और एक यूनिट से मेरी कमाई 10 रुपए की है तो कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी? ऑब्वियसली बात है 20,000 बेचनी पड़ेगी। अगर मुझे मेरी प्रॉफिट को जीरो करना है, दैट मींस ब्रेक इवन पे आना है, तो मुझे एटलीस्ट 20,000 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी। आगे समझे पॉइंट? क्लियर है? रटने वाली बात नहीं, जस्ट आपको लॉजिकली समझना है। ये मैंने यूनिट्स में निकाल दिया। अच्छा, अगर इसी को रुपीस की टर्म्स में निकालना हो, इन रुपीस निकालना हो, मतलब कितने रुपए की सेल करें, तो मान लेते हैं मेरी एक यूनिट जो है वो 20 रुपीस की बिकती है, ये सेलिंग प्राइस है। ये तो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली 10 रुपए, तो ठीक है। एक यूनिट मेरी 20 रुपए की बिकती है तो मेरा बीईपी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू कितना होगा? मॉनेटरी टर्म्स में मेरा बीईपी कितना होगा? कितनी सेल मुझे जो है मॉनेटरी टर्म्स में करनी पड़ेगी मेरे जो है बीईपी पे आने के लिए? आपने यूनिट्स में बताया कितनी यूनिट्स बेचनी है? 20,000। एक यूनिट कितने की बिकती है? सेलिंग प्राइस 20 है, तो हेंस कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी मुझे? 4 लाख की। अगर मैं 4 लाख की सेल कर दूंगा तो मेरे पास मेरा बीईपी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कैसे प्रूव करके देख लेते हैं। मेरी एक यूनिट 20 की बिकती है, मैं कह रहा हूं मार्जिन 10 का है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 10 होगी। 20 में बेचता हूं मैं और 10 कमा लेता हूं, तो इसका मेरा मतलब मेरा वेरिएबल खर्चा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10। तो 4 लाख की सेल है, 20,000 यूनिट बेची है, तो 20,000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए, 10 रुपीज पर यूनिट। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 2 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 0। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप से आप अपना ब्रेक इवन यूनिट्स में भी निकाल सकते हो और रुपीज में भी निकाल सकते हो। यूनिट्स में निकालना है तो बेसिकली कितना रिकवर करना है और एक यूनिट से आप क्या कमा लेते हो, दोनों से आप अपनी यूनिट्स निकाल सकते हो जितनी आपको बेचनी पड़ेगी ब्रेक इवन के लिए। और एक यूनिट कितने में बिकती है उसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सेल्स की टर्म्स में आपको आपका ब्रेक इवन मिल जाएगा। क्या दोनों पॉइंट क्लियर है सभी को? आया ना? ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर है सभी को पॉइंट्स? ब्रेक इवन यूनिट्स में और रुपीज में। अभी एक बार चाहे फॉर्मूले मत लिखना, मैं लिखवा दूंगा सारे फॉर्मूले जो जो बनेंगे। लिख लो, लिखना है तो मर्जी है। चलिए, कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा, एक एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए। क्या नोट तो कुछ करने वाला था ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, फॉर्मूले में बता दूंगा। ये वाला कर लेना अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आधा लिख लिया था क्या? लो फिर इसमें लिखोगे क्या वैसे? ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, लिख लो। हाँ, तो ऊपर वाला तो लिखा हुआ है, यही तो है मेन जो लिखने वाला है। क्या हो गया? कौन लिख रहा है? मेरे को तो कोई लिखता भी नहीं दिख रहा। प्रेरणा कुछ लिख रहे हो क्या? अच्छा, आपका कॉस्ट शीट का टेस्ट है मंडे को, क्या घर से दे देना? वैसे भी जो ऑनलाइन है उनका भी तो घर से ही होगा। मंडे को टेस्ट है, ठीक है। ईमानदारी आपके ऊपर है। आपके पास
क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएगा। 45 मिनट में आपको टेस्ट जो है वो पूरा करना है, एंड आप जो है स्कैन करके उसकी पीडीएफ मेरे पास भेज देना, ठीक है। प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्योरी तो कुछ ज्यादा बनती नहीं, कॉस्ट शीट में कौन सी थ्योरी थी, प्रैक्टिकल ही था सारा। वो जो थ्योरी लिखवाई थी वो प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव से थी। तो मंडे को आपका टेस्ट है, ठीक है, और ईमानदारी से देना है। धोखा करोगे तो आपके साथ ही होगा। लिख लिया क्या? शालू जो मंडे अभी आने वाला है, आज थर्सडे हो गया। आर्यन मार्क्स ये मान के चलो 20 से 25 मार्क के अराउंड का होगा, बस, बात नहीं। एग्जाम्पल करो, ये सॉल्व आपको करना है। कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स एंड रुपीज। आपको यूनिट्स में और रुपीज में बीईपी कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस है आपका 30 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी मटेरियल 5 रुपी पर यूनिट, लेबर 3 रुपीज पर यूनिट, ओवरहेड है 2 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग कमीशन 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी फैक्ट्री एंड ऑफिस रेंट 1 लाख रुपीज, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 80,000 रुपीज के। अदर्स है 1,60,000 रुपीज। ये आपके खर्चे हैं। क्या होगा? बाकी सबको भी निकाल लेना दो। जल्दी से कैलकुलेट करो बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। कितनी यूनिट्स पर बिजनेस ब्रेक इवन कर जाएगा, दैट मीन्स उसकी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं हो रहा। निकाल लो, जिन्होंने नहीं निकाला एक बार कैलकुलेट कर लो। जल्दी जल्दी सभी अपना आंसर दो। कितने टाइम का क्वेश्चन नहीं था। बाकी सारे जो रह गए, छह सात के रिप्लाई हैं, बाकी सारे भी जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा। यहाँ पे सभी का आ गया, कितना आया?
20,000 यूनिट आया सभी का, 6 लाख इन टर्म्स ऑफ मनी या रुपीज की फॉर्म में आपका 6 लाख आ गया, और यूनिट्स में 20,000, सभी का ये आया, दोनों का आ गया, यहाँ पे आपका आ गया। तो 20,000 आपके पास यहाँ पे आया। कैसे निकाला आपने? 30 रुपीज का आपके पास जो है सेलिंग प्राइस है, ठीक है, एंड इसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, 5 3 2 और फिर 10% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी कि 3 रुपए ये भी है, वेरिएबल कॉस्ट ये भी है, प्रोडक्शन की नहीं है अलग बात है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो है, दैट मींस 13 हो गई। तो मार्जिन आपका पर यूनिट कितना हो गया? 17 रुपए का। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ पे टोटल? 3,40,000 की। अब मुझे एक यूनिट पे 17 का मार्जिन मिलता है, तो 3,40,000 का मार्जिन कमाने के लिए कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी? 20,000 यूनिट्स। यानी कि जैसे ही मैं 20,000 यूनिट बेचूंगा मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी ब्रेक इवन आ जाएगा, दैट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर मैं 20,000 से कम बेचता हूं, मैनेजर कह रहा है कि हम 18,000 ही यूनिट बेच पाएंगे, तो क्या यहाँ पे आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में रहोगे? लॉस में। यानी कि 20 से कम कितनी बेच लो हमेशा आपको लॉस रहेगा, सेम आपके सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से। और अगर 20 से ज्यादा बेचोगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और एट 20 कुछ भी नहीं होगा। तो 20,000 यूनिट्स निकाल दी, इनटू में 30 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो 6 लाख की सेल से, सेल जब आपकी 6 लाख होगी तो आपका बीईपी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को कोई भी डाउट? ये ब्रेक इवन निकालना आ गया सभी को? ब्रेक इवन में बेसिकली आपको आपके कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना होता है, ठीक है। अब वापस उसी फॉर्मेट पे चलते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन में से जब आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब यहां पे हम एक नया वर्ड समझते हैं, एक नया वर्ड या एक नई टर्म को हमें समझना है। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं जिसका सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपए में मैं उस यूनिट को, प्रोडक्ट को बेचता हूं। 7 रुपीज की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन या मेरा मार्जिन कितना है? 3 रुपए का। क्या आप इसे एज अ सेल के परसेंटेज के तौर पे बता सकते हो कितना हो गया? 3 रुपए का मार्जिन है 10 रुपए की सेल करने के बाद, यानी कि 10 रुपए की सेल से मुझे 3 का कंट्रीब्यूशन या मार्जिन मिल रहा है। परसेंटेज वाइज कितना हो गया? 30%। ठीक है, मैं कह सकता हूं माय कंट्रीब्यूशन या मार्जिन इज 30% ऑफ सेल्स, यही है, ठीक है। मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन है, मेरा जो भी मार्जिन है, वो मेरा 30% है सेल का। इसका मतलब इंप्लाइड मतलब क्या होगा? माय वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स, हाँ या ना? ऑब्वियसली बात, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 30% है तो इसका मतलब आपके पास आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 70% होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास निकलता है, ये जो 30% जो फिगर हम निकालते हैं, इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं पीवी रेशो। इसे नाम दिया जाता है पीवी रेशो। पीवी मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ठीक है। नाम से आपका कुछ कोरिलेशन नहीं बनेगा, नाम तो इसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बनता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि आपकी सेल पे आप कितना कंट्रीब्यूशन, कितना मार्जिन अर्न करते हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? P/V, ये ऐसे है P/V, पीवी यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये पीवी रेशियो ज्यादा होना अच्छा है या कम होना? बेसिकली आपका मार्जिन है, मार्जिन तो जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो पीवी रेशियो होता है आपके पास कि आप सेल पे कितना मार्जिन अर्न कर रहे हो, परसेंटेज फॉर्म में कहा है हमने, ठीक है। हाँ, हमने जब कंट्रीब्यूशन को सेल के साथ लिंक कर दिया, एज अ परसेंटेज बता दिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? पीवी रेशियो। क्लियर है पॉइंट? अब मैं जो ब्रेक इवन निकाल रहा था, अब हम उसे दूसरे सिरे से निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरे लॉजिक से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, पीवी रेशियो सभी को समझ में आया क्या मतलब होता है? जो पीवी रेशियो है उसका मतलब सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ, सभी को पीवी रेशियो का मतलब समझ में आ गया? बाकी सभी बताओ, सिर्फ 5 या 7 के रिप्लाई आए हैं। ऑनलाइन बैठने के बाद मन नहीं करता क्या टाइप करने का? ऐसे होता है और कर रहे हैं बस हमारा सच जाएगी, उसी में काम चल जाएगा।
तो यहां पे मेरा पीवी रेशियो 30% है, दैट मींस मैं 30% अर्न कर रहा हूं। अब इसका इस्तेमाल करके आप ब्रेक इवन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 2 लाख है, एंड जो मेरा मार्जिन रहता है सेल पे, जिसे मैं क्या नाम देता हूं, पीवी रेशियो, मेरा जो पीवी रेशियो है वो मान लीजिए 25% है। क्या आप ब्रेक इवन बता सकते हो? मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है और मेरा मार्जिन, मेरा पीवी रेशियो 25% है, तो क्या आप ब्रेक इवन बता सकते हो? लॉजिकली सोचना, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं इतना कमाना चाहूंगा कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए, तभी मेरा बीईपी आएगा। अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी, बीईपी वो पॉइंट है जहां पे मेरा प्रॉफिट और लॉस जीरो है। तो एटलीस्ट 2 लाख मुझे मार्जिन कमाना पड़ेगा, और मैं मार्जिन कमाता कितना हूं, 25%। और यूनिट्स में अभी निकालते, निकालोगे कैसे? कुछ भी हो सकता है ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है ना। 8 लाख होगा, अगर 1 यूनिट ही 8 लाख की तो 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट 4 लाख की तो 2 यूनिट होगा, वो तो निकाल ही नहीं सकते यहाँ पे आप तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप गलती से धरती पे आ गए, है ना, कहते सारे एलियन लग रहे हैं। साहिल 1.5 लाख कैसे निकाल दिया, पुनीत ने भी 1.5 लाख निकाल दिया। 8 लाख सही आंसर आएगा, कैसे वो देखो। मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं रिकवर कर लूं कंट्रीब्यूशन से तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे कितना कमाना है, 2 लाख, बिकॉज 2 लाख कमाते ही कंट्रीब्यूशन 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, प्रॉफिट जीरो। तो मुझे 2 लाख कमाना है और मैं कमाता कितना हूं, 25%। तो क्या ये 2 लाख अपने आप में 25% के इक्विवेलेंट है या नहीं? मेरी 25% कमाई 2 लाख बननी चाहिए या नहीं? तो मुझे बताना कितनी सेल करनी पड़ेगी, 8 लाख की। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे? 8 लाख की सेल करूंगा और कितना कमाऊंगा, 25%। 8 लाख का 25% कितना होता है, 2 लाख, और फिक्स कॉस्ट भी कितनी थी, 2 लाख। तो आपके पास आपका जीरो प्रॉफिट आ जाएगा। साहिल यहां पे देखो, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 2 लाख, मेरे जो फिक्स खर्चे आते हैं 2 लाख के, एंड मेरा पीवी रेशियो है 25%, मतलब मैं जो कमाता हूं मार्जिन वो है 25%। और मैंने आपको बताया था एट बीईपी आपका फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, यानी कि आपको इतना कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। अब यहां पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख की, मार्जिन में कमा रहा हूं 25%, तो इसका मतलब मैं जो 25% कमाऊंगा वो 2 लाख के इक्विवेलेंट तो होना ही चाहिए, बिकॉज मैं 2 लाख कमाऊंगा तभी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट के साथ माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट जीरो होगा। तो यानी कि ये जो 2 लाख मैं कमाऊंगा, वो 2 लाख की जो फिक्स कॉस्ट है वो मेरी कमाई होनी चाहिए, और ये अपने आप में 25% है, बिकॉज मैं जो भी सेल करूंगा उसका 25% मेरी कमाई होगी। तो इसका मतलब 8 लाख की सेल में जब करूंगा तो मेरा 25% मार्जिन 2 लाख बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया आपका एक और तरीका ब्रेक इवन निकालने का। लेकिन यहां से यूनिट्स में निकलेगा या वैल्यू में निकलेगा, हमेशा वैल्यू में निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला बन गया जहां से आप इन रुपीज के टर्म्स में निकाल सकते हो। अगेन रटने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे कितना कमाना है और पीवी रेशियो में कितना कमाता हूं, तो बेसिकली इतना कमाने के लिए कितनी की सेल करनी पड़ेगी वही मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा बीईपी का। अब आप लिख लो बीईपी के फॉर्मूले रुपीज के टर्म्स में ये लिख लो, और बीईपी इन यूनिट्स में लिख लो। आप चाहो तो वैसे बना सकते हो, अगर आपके पास यूनिट्स की और सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन है तो जैसे हम पिछला एग्जांपल कर रहे थे वो भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या दोनों पॉइंट अभी क्लियर है, बीईपी इन रुपीज एंड बीईपी इन यूनिट्स।
बीईपी इन यूनिट्स का मतलब होता है कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, और बीईपी इन रुपीस का मतलब कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी बीईपी पे आने के लिए। जल्दी से सभी बताइए, एक बार थोड़ा सा आलस छोड़िए और एक बार टाइप कर दीजिए समझ में आ गया या नहीं। यहाँ पे क्लियर है सभी को, आ गया या नहीं? एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा, आ गया। इसमें कुछ नोट तो नहीं करना होगा ना? आज क्लास 11:30। हाँ, क्या है, लेट होगी मे बी शायद। तुम्हारी क्लास, तुम्हारी भी तो जीएसटी की होती है 11 से 12, इनकी भी जीएसटी की होती है, तो वही तो कह रहा हूँ अभी लेट क्लास में भी 11:30 बजे के बाद स्टार्ट होगी, अभी तो नहीं है। सीरियस हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी भी। क्यों जा रहे हो, तुम्हारी क्लास है ही नहीं अभी। राजकुमार सर लेट आएंगे। हाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने, क्या क्यों ना करवाऊँ, थोड़ा बहुत तो काम करवाऊंगा, मैंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाए हैं। यहाँ पे ध्यान दो सारे अब, बस बस बातें बंद, कोई बात नहीं। 2.5 घंटे कैसे हो गए, कितने बजे आए थे? 9:30, आधा घंटा अब कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा मैं वो आधा घंटा अब कवर कर रहा हूँ बस। 1 अप्रैल की बात नहीं आ रही है, वैसे ही क्लास ही है, क्या कह रहे हो? हाँ तो फिर मेरे कॉस्ट तो नहीं पड़े ना 2 घंटे, इनकी तो कॉस्ट की क्लास होती है ना 2 घंटे की, 9 से 11। तो ये 9:30 आए, तो मैंने कहा 9:30 से 11:30 हो जाएगी, क्या दिक्कत है? तो आपने पढ़ा कहाँ पे कॉस्ट, पढ़ तो लॉ रहे थे, पढ़ तो लॉ रहे थे, पढ़ तो फिर भी लॉ रहे थे, कोई बात नहीं। ध्यान दो यहाँ पे, 10-15 मिनट और बस, ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, बस सारे यहाँ पे ध्यान दो, अब बातें बंद। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास सेल्स है 10 रुपीज की, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है मान लो पर यूनिट 8 रुपीज का, ठीक है? और क्वांटिटी जो मैं सेल करता हूं वो है 10,000 यूनिट्स, मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 2 रुपीज का, ठीक है? और मान लीजिए 10,000 यूनिट के हिसाब से मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 20,000 का, फिक्स कॉस्ट मान लो मेरी है 15,000 की, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 5,000 का, ठीक है? ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दी, सेल वैल्यू है 10 रुपीज की पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन है 2 रुपीज पर यूनिट का। 10,000 की क्वांटिटी पे टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 20,000 का, फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 के, तो आपका प्रॉफिट आ गया 5,000 का। अब मैं अलग अलग पॉइंट पूछूंगा, आपको बताना है कि क्या चेंज होगा पीवी रेशियो में या कंट्रीब्यूशन में या नेट प्रॉफिट में, ठीक है? पहला पॉइंट, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़े तो बताना पीवी रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाए तो पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात, अगर मैं से अभी देखो, अभी मेरा पीवी रेशियो कितना आया हुआ है, 20% है पीवी रेशियो। अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, सेलिंग प्राइस में कर दूं सपोज 12 रुपीज का, ठीक है? और वेरिएबल कॉस्ट सेम की सेम रहे 8 की 8, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 4 रुपए आएगा, तो ये 33.33% हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका सेलिंग प्राइस बढ़ता है तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस घट जाए तो, सेलिंग प्राइस घट जाए तो पीवी रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है? तीसरा पॉइंट, अब ध्यान से बताना, इंक्रीज इन सेल्स क्वांटिटी, अगर मैं सेल की क्वांटिटी बढ़ा दूं तो पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं सेल्स की क्वांटिटी बढ़ा दूं, 10,000 की जगह 20,000 यूनिट बेचने लग जाऊं, पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, पीवी रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरा सेलिंग प्राइस अभी भी 10 रहेगा, मैं सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं, मेरा वेरिएबल कॉस्ट अभी भी 8 रहेगा, तो हेंस मेरा पीवी रेशियो क्या रहेगा ऐसे केसेस में, सेम। और अगर क्वांटिटी घटा दूं तो भी पीवी रेशियो सेम रहेगा, लेकिन क्या प्रॉफिट भी सेम रहेगा ऐसे केसेस में, नहीं।
मेरा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट अगर सेल बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा और सेल घटेगी तो घट जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज कर दूं तो पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करने से पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट को घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज करने से पीवी रेशियो पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उससे आपके कंट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीवी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए तो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ गई तो मेरा पीवी रेशियो कम हो जाएगा, मेरा मार्जिन कम हो जाएगा। मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो आपकी कॉस्ट बढ़ने से आपका मार्जिन कम हो जाता है, और अगर कॉस्ट घट जाए तो पीवी रेशियो आपका बढ़ जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन है वैसे बुक में इस टाइप का, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। पीवी रेशियो मतलब साहिल आपका मार्जिन कितना है, सारा तो बता दिया, अभी पीवी रेशियो बता रहा था, आप फिर ये पूछ रहे हो पीवी रेशियो क्या है। पीवी रेशियो मतलब आपका मार्जिन कितना है। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिन घटेगा, और अगर आपकी कॉस्ट घटेगी तो मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा सब लास्ट पॉइंट और थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपकी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो जाए 10% से, अगर आपके वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों 10% से इंक्रीज हो जाए तो पीवी रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा? सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ी, पीवी रेशियो पर क्या इंपैक्ट होगा? ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, कैलकुलेट करके देख लो। कुछ कह क्यों नहीं सकते, देखो कैलकुलेट करके, फिगर ले लो अपनी मर्जी से। अगर आपके पास कोई जनरलाइज चीज पे एप्लीकेबल हो जाती है तो वो हमेशा के लिए हो जाती है फिर एप्लीकेबल। जल्दी से सारे बताओ। सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाए, वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ जाए, पीवी रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा? मैं कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं पीवी रेशियो की बात कर रहा हूं। बढ़ेगा। सेम वाले कौन कौन है, और बाकी सारे बढ़ने वाले? इंक्रीज इंक्रीज सारे इंक्रीज बता रहे हो। अब सारे यहां पे दो, देखो मान लो एग्जिस्टिंग बता रहा हूं मैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, सेलिंग प्राइस है 100 रुपए का और वेरिएबल कॉस्ट है 90 रुपए की। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 10 रुपए का। तो दैट मींस पीवी रेशियो कितना हो गया? 10%। ठीक है, अब मान लो मेरा सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा? और मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 99। मार्जिन या कंट्रीब्यूशन कितना हो गया पर यूनिट? 11 रुपए का। अगेन परसेंटेज निकालना, क्या 10 का 10 आया या नहीं? सेम रहेगा। जितना आपका कॉस्ट बढ़ा है उतना ही आपने जो है अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाई है, तो आपके पास आपका पीवी रेशियो सेम रहेगा। हालांकि अगर आप पहले भी 10,000 यूनिट बेचते थे, अभी भी 10,000 यूनिट बेचोगे तो क्या कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा? नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन पहले 10,000 पे 10 के हिसाब से 1 लाख का आता था, अब 10,000 यूनिट पे 11 के हिसाब से 1,10,000 का आएगा। रेशियो सेम रहा है मार्जिन का, लेकिन सेल तो बढ़ गई ना। यहाँ पे आपकी सेल देखना कितने की थी? 10,000 यूनिट 100 के हिसाब से 1 लाख की, सॉरी 10 लाख की। 10 लाख पे 10% 1 लाख बनता था, और इन फ्यूचर आप सेल करोगे 10,000 यूनिट 110 के हिसाब से 11 लाख की, तो 11 लाख का 10% 1,10,000 हो जाएगा। आगे समझे पॉइंट? 10% अगर दोनों चीज घट जाए तो, ठीक है, तो यानी कि अब आप एनालाइज कर सकते हो कि पीवी रेशियो पर अलग अलग चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सभी क्लियर है जो अभी कैलकुलेशन की है? हाँ, प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा ही, मैंने प्रॉफिट की तो बात ही नहीं की, मैंने तो जस्ट पीवी रेशियो का है, वो मार्जिन, मार्जिन का परसेंटेज वो तो सेम ही रहेगा ना आपका। 7 मिनट हुए तो ऊपर तो 10 मिनट हुए। क्या क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको होमवर्क में करना है।
क्वेश्चन 1, ये आपके लिए होमवर्क है, रिमाइंडर भेजो। वैसे क्वेश्चन हो गया है, एक बार जो है रीड कर लेना। हाँ ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन आपका पीवी रेशियो सेम है। पीवी रेशियो मतलब मार्जिन का परसेंट। पहले आप 100 पे 10 कमाते थे, 10% था पहले भी, और अब आप 110 पे 11 कमाते हो, अभी भी 10% है 110 के मुकाबले में, मतलब सेल के मुकाबले में भी 10% है मार्जिन। अर्जेंट है तो कर लो फिर एक बार बाहर जाकर। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। दिख नहीं रहा? चश्मा दो फिर इन्हें कोई, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, खड़े हो जाओ, पैनल में देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या गिवन है। पहला केस, असर्टेन प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट निकालना है व्हेन सेल्स 2 लाख की है, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 का है, और ब्रेक इवन पॉइंट 1,60,000 का है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए आपको क्या गिवन है। सेल आपको गिवन है, सेल्स आपकी है 2 लाख की, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दर की थी? 40,000 की, और ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 1,60,000। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? अब ये जो क्वेश्चन है ना मार्जिनल कॉस्टिंग के, ये बहुत सारे मतलब इतने आसान है, अगर लॉजिकली करोगे ना तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, और अगर फॉर्मूले के चक्कर में पड़ गए ना तो आपको रटना पड़ेगा चीजों को, जो है बार बार क्रैम करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। अब लॉजिकली सॉल्व करते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, लॉजिकली कैसे होगा, फॉर्मूले वाइज कैसे होगा, ठीक है। सारे यहाँ पे देखो, ब्रेक इवन है 1,60,000, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे आपके प्रॉफिट और लॉस जीरो, ठीक है। दैट मीन्स इस 1,60,000 पे आप जितना भी कमाते हो उससे आपके सारे खर्चे रिकवर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था एट ब्रेक इवन पॉइंट आप कितना कमाते हो, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, आप कंट्रीब्यूशन उतना ही कमाते हो ना ब्रेक इवन पे जितने आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। एट ब्रेक इवन पॉइंट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहते हैं? इक्वल होते हैं दोनों, तभी आपके पास अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाता है और एंड रिजल्ट जीरो आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1,60,000 की सेल पे ब्रेक इवन, सेल की वैल्यू में दे रखा है, यानी कि 1,60,000 की सेल करोगे ना तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 1,60,000 की सेल पे आप बता सकते हो मैं कितना मार्जिन कमा रहा हूं? मार्जिन 40 कमा रहा होगा, बिकॉज 1,60,000 की सेल पे आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 40,000। इतना तो मुझे कमाना पड़ेगा ना कंट्रीब्यूशन, मैं 40,000 का कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा तभी तो मेरा ब्रेक इवन आएगा। 40,000 का कंट्रीब्यूशन, 40,000 की फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट कितना बचा? जीरो। तो इसका मतलब 1,60,000 की सेल पे मैं कितना कमाता हूँ? 40,000। मार्जिन कितना होगा या कितना परसेंटेज, पीवी रेशो? 1,60,000 की सेल पे मैं 40,000 का जो है मार्जिन कमाता हूँ, 25%। तो 2 लाख पे कितना कमा रहा होगा? 2 लाख पे मैं कितना कमा रहा होगा? 50,000 रुपए। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। आया समझ में कैसे किया? फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे मैं कितना कमाता हूं? जितने मेरी फिक्स कॉस्ट हो, मेरा मार्जिन इतना ही रहता है जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है, बिकॉज एट बीईपी आपका प्रॉफिट होगा जीरो, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते आपके पास प्रॉफिट आएगा जीरो, तो दोनों इक्वल होने चाहिए ब्रेक इवन पे। और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा? 40। तो 1,60,000 की सेल पे 40 कमा रहे हो मार्जिन, तो कितना परसेंट मार्जिन कमा रहे हो? 25%। 40,000 रुपए कमा रहे हो 1,60,000 की सेल पे, तो मार्जिन कितना हुआ परसेंटेज में? 25%। तो 2 लाख पे कितना हो गया? 50,000। और ये मार्जिन है, आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, मार्जिन में से क्या माइनस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के लिए? फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 40 है, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 10,000। आपको साहिल यही निकालना था नेट प्रॉफिट। लॉजिकली बहुत सिंपल है, अगर आप लॉजिक से करोगे तो इस टाइप से आप कर सकते हो। आप फॉर्मूले वाइज करना चाहो तो वो बता देता हूं। आपकी सेल्स गिवन है, करंट सेल 2 लाख की, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 का, और बीईपी
160। फॉर्मूले वाइज करोगे तो बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला क्या होता है? बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। भाई इतना मार्जिन मुझे कमाना है, ठीक है। तो बीईपी इन रुपीस कितनी गिवन है? 1,60,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? 40,000 अपॉन में पीवी रेशियो। तो यहां से पीवी रेशियो निकल जाएगा, कितना आ गया? क्या होगा? अच्छा, तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 25%, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, पीवी रेशियो आ गया 25%। अब आप अपना नॉर्मल जो है स्टेटमेंट बना सकते हो। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कंट्रीब्यूशन किस चीज के इक्वल होता है? सेल इनटू में पीवी रेशियो कह सकते हो, या अगर आप पूरी स्टेटमेंट बनाना चाहो तो पूरी बना सकते हो। मैं स्टार्टिंग से बना देता हूँ। सेल्स कितनी है आपकी? 2 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर 25% मार्जिन है तो 75% वेरिएबल कॉस्ट होगा, 75% 1.5 लाख। तो ये आपका क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 50,000 का माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी देर के क्वेश्चन में? 40,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। बताओ लॉजिकली बहुत छोटा पड़ता है या नहीं? अगर आप लॉजिकली किसी चीज के फॉर्मूले को समझ लेते हो ना, तो आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूला लगाओगे, कॉपी में नोट करके देखोगे क्या बनता है, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आया ना? समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन सभी को समझ में आ गया? दोनों तरीके बता दिए, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। बस दिक्कत यह आएगी पहले वाले तरीके को प्रेजेंट करने में आपको दिक्कत आएगी कि प्रेजेंट कैसे करें। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट कर सकते हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप बाय फॉर्मूला ही दिखाओ। आप ये लिख के बता सकते हो कि एट बीईपी आपका फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। दैट मींस एट 1,60,000 सेल वी आर अर्निंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40,000। दैट मींस आवर पीवी रेशियो इज 25%। अगर आप लिख के भी एक्सप्लेन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना अच्छे से सामने वाले को वो समझा सकते हो पॉइंट। और अगर आप ऐसे प्रेजेंट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बस इसी टाइप के हैं। अगले वाले में आपको जो है सेल्स बतानी है जब फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, प्रॉफिट 10,000 है और बीईपी 40,000 है। ठीक है, अगर आपका बीईपी 40,000 है यानी कि 40,000 के पॉइंट पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और आपकी एट 40,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन क्या होंगे? सेम होंगे। यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 20। तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा? 20,000। एट बीईपी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बताना कितना मार्जिन हो गया आपका? 40,000 की सेल पे 20,000 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 50% हो गया, यानी कि आप 50% मार्जिन कमाते हो। ठीक है, अब आपको 10,000 का प्रॉफिट कमाना है तो आपको सेल बतानी है। यहां पे एक नया पॉइंट आ गया। ये नया पॉइंट एक बार एक काम कीजिए, एक बार ये वाला क्वेश्चन आप मत करना। डिजायर्ड प्रॉफिट वाला मैं एक बार नहीं बता रहा क्योंकि फिर एक साथ नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। एक बार इसको ऑन होल्ड कर दो। है पॉइंट सिंपल, लॉजिकली करना चाहो तो एड ऑन कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं जो है एक साथ नहीं करवा रहा, इसे एक बार छोड़ दो क्योंकि इसके क्वेश्चन एक साथ आएंगे। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट एक बार छोड़ दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो इसी का है बट पॉइंट अलग है, उसके क्वेश्चंस अलग अलग दे रखे हैं बहुत सारे। तो एक बार जितने जो पॉइंट आज हमने किया उसी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो एक बार। 11:15 हुए, एक क्वेश्चन तो करवा ही सकता हूँ। कितने करवाए? 2 ही तो क्वेश्चन करवाए हैं। चलो सिर्फ रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन करना आपको है होमवर्क में, सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन 3 देखो क्या गिवन है। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स। एक कंपनी है, कार वगैरह बनाती है तो अलग अलग मॉडल्स बनाती है। क्या हुआ? एक कंपनी कार के अलग अलग मॉडल्स बनाती है। बजट जो है वो एक मॉडल नंबर 1000 है, उसके बारे में आपको गिवन है। आउटपुट कितना है? 40,000 यूनिट, यानी कि आप कितने यूनिट्स बनाने की सोच रहे हो? 40,000 यूनिट्स। आपका मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जो सारे वेरिएबल कॉस्ट है वो कितने आ रहे हैं? 440 लाख। ये टोटल 40,000 यूनिट की कॉस्ट है, ठीक है। और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो आ रही है टोटल वो आई है 202.5 लाख। ये सारी आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है उसके रिलेशन में आपने जो बनाई है।
उसके बाद अपना प्रॉफिट 57.5 लाख ऐड करते हो और आपकी सेल आ जाती है 700 लाख की। दैट मींस 40,000 यूनिट 700 लाख में बेचते हो। पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगी, बिकॉज 440 लाख 40,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो पर यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हमें फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट निकालना होता है? क्या हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट निकालने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों को पर यूनिट निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, पीवी रेशियो भी निकल आएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आपको बताना है प्रॉफिट क्या होगा अगर 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया जाए और वॉल्यूम को घटा दिया जाए। मतलब आपका सेलिंग प्राइस एक बार देखना कितना आ रहा है, 700 लाख की सेल है, 40,000 यूनिट है, 1750। आपका अभी का सेलिंग प्राइस है 1750। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट और बताना कितनी आ रही है, 440 है, 40,000 यूनिट की कितनी, 1100। 440 लाख है वो, 440 लाख है 40,000 यूनिट का, 1100 आ गया। सेलिंग प्राइस है 1750 का, वेरिएबल कॉस्ट है 1100 का। ठीक है, तो यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आ रहा है अभी कितना आ रहा है, 650। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा हम सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा देंगे, तो 1750 से 10% बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1750 प्लस 10%, 1925। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, तो माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, अभी भी 1100 ही रहेगा, सेम का सेम। तो अब बताना कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा। क्यों, सेलिंग प्राइस बढ़ाया सिर्फ, हमें ये थोड़ी कहा कि हमारी कॉस्ट भी बढ़ी है। सेल्स वॉल्यूम घटे, मैं तो पर यूनिट की बात कर रहा हूं ना, पर यूनिट, पर यूनिट की बात करें अभी हम, सिर्फ पर यूनिट कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 825 रुपए पर यूनिट आ गया। क्या ये समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया? नहीं आया? देखो, इन्होंने कहा कि आपकी एग्जिस्टिंग सेल है 700 लाख की, ठीक है, कितने यूनिट्स बेचते हो, 40,000, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया 1750। अभी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 440 लाख, कितने यूनिट्स की, 40,000 की, तो पर यूनिट कितना आ गया, 1100। क्वेश्चन ने कहा हम 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे, तो सेलिंग प्राइस 1750 है, 10% बढ़ के कितना हो जाएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन ने ये भी कहा कॉस्ट बढ़ेगी, सिर्फ हम सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉस्ट अभी भी कितनी आएगी हमारी, 1100 आ रही थी, अभी भी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 1100 एक यूनिट की, तो पर यूनिट मार्जिन कितना हो गया। अब क्लियर है। अब 825 है, पिछले साल हम 40,000 यूनिट बेच रहे थे, लेकिन इस बार हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया तो कुछ कस्टमर चले गए, इसलिए हमारे पास हमारी वॉल्यूम 10% रिड्यूस हो गई, यानी कि अब कितने प्रोडक्ट बिकेंगे, 36,000। तो ये मार्जिन आप कितने यूनिट्स पे कमाओगे, टोटल मार्जिन निकलाएगा। क्या फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज आएगा, तो सेम रहेगी, माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप जो है इसका सेकंड पार्ट भी ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही करवाया सिर्फ, और अनसॉल्व में तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनेगा अभी। कर सकते हो वैसे। क्वेश्चन 54 होमवर्क आपका, एक 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व में और 54th अनसॉल्व में, 4 क्वेश्चन करने हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट करना नहीं है, सिर्फ पहला करना है। हाँ, थर्ड पूरा करना है, फर्स्ट करना है, सेकंड का सेकंड पार्ट नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 54 ये करना है, रिमाइंडर करना है। आपस में एक दूसरे को दिला देना जिसको भी जब याद आए। कौन सी बुक की भी, बुक की तो पढ़ी है ऊपर, कितने कितने हो आप, कितनी तो पढ़ी होंगी शायद, बुक की तो मैं भी कह दूंगा। टेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया, मंडे को टेस्ट है आपका, ठीक है। हाँ पे